जय हिंद बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक को कवर किया था और वहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी सीखा और बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है, तो बच्चों आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स समझो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। बट गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे, देन हम लोग गॉस थ्योरम इंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास क्या एक स्फीयर है। ठीक है, और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस से कितना फ्लक्स जो है हमारा लिंक हो रहा है, यानी आपको फाई ई बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारा जो चार्ज है वो इस सरफेस के अंदर है, यानी सेंटर पे इसके। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि अगर चार्ज हमारा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा किधर, तो रेडियली आउटवर्ड। तो और एक डायरेक्शन में या सभी डायरेक्शन में, तो इन ऑल डायरेक्शन में, बट हम लोग यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और यहाँ से यहाँ तक इस सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, आर, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया पी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एरिया लेते हैं जिसको हम लोग स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे एक एरिया वेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा स्फीयर है, तो एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो नॉर्मल टू दी सरफेस, यानी ये हमारा क्या हो गया ds। तो यहाँ पे अगर थीटा देखें तो थीटा कितना आ रहा है, 0, है ना। क्लियर है। अब ये जो r है वो r तो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है क्योंकि ये स्फीयर का रेडियस तो चेंज होता नहीं है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर हम लोग फ्लक्स देखें तो फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए एरिया बहुत छोटा सा कंसीडर किए, पूरे स्फीयर की तो बात हम लोग कर नहीं रहे, इस पॉइंट P का जो एरिया है बस उसी एरिया का हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर हमारा एरिया बहुत छोटा होगा तो फ्लक्स भी क्या मिलेगा, बहुत छोटा मिलेगा, यानी जो फ्लक्स हमें मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, डी फाई ई। और ये डी फाई ई कितना होगा, तो ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 0, तो पुट कर देंगे ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स निकला कहाँ पे, पॉइंट पी का। इसी तरह से इस स्फीयर पे बहुत सारा पॉइंट अगर हम लोग लेंगे तो हर एक पॉइंट का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा पता है, डी फाई इक्वल टू ई डी एस ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा आर तो चेंज हो नहीं रहा है ना, तो आर अगर चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तो हमारा जो फ्लक्स होगा वही रहने वाला है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट पे हमको क्या होगा, फ्लक्स मिलेगा कितना, ई डी एस। तो अगर हमको इस सरफेस से कितना फ्लक्स टोटल लिंक हो रहा है, अगर हमको फाइंड नेट चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेट फ्लक्स, है ना। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई डी एस। क्लियर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाई ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ds, है ना। अब देखिए इंटीग्रेशन ds का मतलब क्या है, टोटल एरिया। तो ये हमारा जो शेप है, ये सरफेस कैसा है, तो स्फीयर है, तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। और उससे पहले अगर इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो kq/r², यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0q/r² इंटू टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, तो 4πr², है ना। 4π कैंसिल हो गया। ठीक है, r² से r² कैंसिल हो गया। तो अगर हम लोग नेट फ्लक्स की बात करें तो कितना मिल गया, q/ε0। ठीक है, ये हमारा क्या है, नेट फ्लक्स है, यानी ये जो हमारा फ्लक्स आ रहा है q/ε0, ये हमें क्या बता रहा है, इफ चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अगर कोई भी चार्ज किसी सरफेस से क्या है, इनक्लोज्ड है, उसके अंदर है, देन फ्लक्स विल बी q/ε0। ठीक है, और ये जो हम देख रहे हैं यही हमारा क्या है, गॉस थ्योरम है। ठीक है, यही हमारा क्या है, गॉस थ्योरम। यानी गॉस थ्योरम हमको क्या बताता है कि अगर कोई भी क्लोज सरफेस है और उसके अंदर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस से जो फ्लक्स लिंक होगा वो हमारा फ्लक्स कितना होगा, q/ε0 होगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन को देख रहे थे कि अगर चार्ज हमारा आउटसाइड द सरफेस है तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाता है, 0। अगर इनसाइड द सरफेस है तो फ्लक्स कितना आएगा, q/ε0 आएगा। और यही हमारा क्या, गॉस थ्योरम है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं गॉस थ्योरम की ओर। ठीक है,
चलिए तो आगे हम लोग बात करते हैं गॉस थ्योरम, है ना। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, है ना। अभी अभी हम लोगों को पढ़े कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कोई भी चार्ज अगर सरफेस के अंदर है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कितना होगा, तो उस नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, है ना। यानी इसको लिखना चाहें तो दैट इज फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको प्रूव भी कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन के हेल्प से प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्फीयर ले लेते हैं, ये इसका सेंटर हो गया Q, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर हम लोग कर ले रहे हैं P, है ना। एक छोटा सा एरिया लिए ds, और यहाँ पे एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा ds, ठीक है। और थीटा इक्वल टू कितना आ गया 0, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे फाई ई कैलकुलेट करें तो क्लोज इंटीग्रल ई ds कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा की जगह यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 0 डिग्री। अब देखिए अगर हम लोग क्लोज इंटीग्रल ई की बात करें तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इधर हमारा क्या हो गया ds। अब देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट टर्म है, चार्ज भी हमारा कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज है वो चेंज होने वाला नहीं है r। ये जो डिस्टेंस है r, है ना, ये r भी हमारा क्या होगा चेंज होने वाला नहीं है, स्फीयर है तो रेडियस हमेशा सेम रहेगा, तो कांस्टेंट, यानी ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट है। तो सारा बाहर ले आते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और क्लोज इंटीग्रल ds, और इसका वैल्यू जो है क्लोज इंटीग्रल ds का मतलब क्या हो गया टोटल एरिया, तो स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो रिजल्ट है वो फाई इक्वल टू क्या हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक है, इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल ईडीएस कॉस थीटा इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या हो गया, तो किसी भी सरफेस के अंदर अगर चार्ज है तो जो हमको फ्लक्स मिलेगा वो नेट फ्लक्स कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग इसके इंपॉर्टेंस पर बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं कि आखिर हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ते क्यों हैं, है ना, और अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका यूज हम कहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को हटाते हैं और इसके इम्पोर्टेंस की हम लोग बात करते हैं। तो अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो पहला जो इम्पोर्टेंस है वो हमारा क्या है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है कि Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो Q इज इक्वल टू E। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंस जो है टू कैलकुलेट E at a point due to charge distribution। ठीक है, ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको दो चीज पता होगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और दूसरा क्या होगा कि किस तरह के सरफेस पे जो है आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक लाइन वायर ले लेते हैं और इस वायर में क्या है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, और इस वायर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और यहाँ पे हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो एट अ पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है उसके हेल्प से अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर अलग अलग सरफेस है जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में हम लोग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो गॉस थ्योरम का, है ना। यानी गॉस थ्योरम की हेल्प से ही हम लोग ऐसे सरफेस पे अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, यही इसका मेन इंपॉर्टेंस है जिसके वजह से हम गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, और इसके आगे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसको हम लोग 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सीट है ना, और इस सीट पे क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ई निकालना है। तो ऐसे सीट में अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो एट अ पॉइंट के फॉर्मूला से आप यहाँ पे पॉइंट पी पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। वैसे सिचुएशन में आपको किसको यूज करना पड़ेगा, गॉस थ्योरम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस थ्योरम के बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वन बाय वन उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे हम लोग एक छोटे से टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पे अब रब कर देते हैं, हटाते हैं, और हम लोग बात करते हैं किस पे, गॉसियन सरफेस पे कि आखिर गॉसियन सरफेस होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब देखिए ये गॉसियन सरफेस क्या है, तो गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है ना, तो ये क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस होता है, और ये जो क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस है ये एक्चुअल में होता नहीं है, हम सिर्फ एज्यूम करते हैं, है ना। तो ये जो हम गॉसियन सरफेस जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं, है ना, इस गॉसियन सरफेस की स्पेशलिटी क्या है, तो इसकी स्पेशलिटी है सिमेट्री की, है ना। इस सरफेस की खासियत क्या है, सिमेट्री। अब ये सिमेट्री का मतलब क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए ये स्फीयर है, यहाँ पे एक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना, और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, ds, और कैसा होगा, तो नॉर्मल टू दी सरफेस। तो थीटा कितना आ गया, 0, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी आपका आ जाएगा। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये छोटा सा एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ये नॉर्मल हो गया, यानी हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, यहाँ पे भी थीटा कितना हो गया, 0। तो इसके हर एक पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो ई और ds के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा, 0। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं गॉसियन सरफेस, है ना, यानी इस सरफेस को हम लोग एज अ गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्यूब है ना, और ये जो क्यूब है तो इस क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेस। ठीक है, तो अगर ये इसके अंदर एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन ऑल डायरेक्शन में, है ना, हमारा निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं फेस नंबर 1 के लिए, सारे फेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस फेस के हिसाब से देखें तो एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसके किसी भी पॉइंट पे लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है आपका ds, है ना, उसके बीच का एंगल कितना रहने वाला है, 0। तो ये जो आपका फर्स्ट फेस है ना, ये फेस अपने आप में कैसा बिहेव करेगा, एक गॉसियन सरफेस की तरह। ठीक है, तो ये जो क्यूब है, ये क्यूब एक गॉसियन सरफेस से नहीं बना है, 6 गॉसियन सरफेस को हम लोग क्या किए, कंबाइन किए, और कंबाइन करने के बाद हमारा क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। वैसे ही क्यूबॉइड जो है वो एक गॉसियन सरफेस से नहीं बनता है, 6 गॉसियन सरफेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, क्यूबॉइड, है ना। तो गॉस जो बाबा है, तो गॉस बाबा का कहना है कि आप बहुत सारे गॉसियन सरफेस को लेके जो है एक क्लोज सरफेस जो है आप बना सकते हैं। जैसे एक सिलेंडर की बात करें, ठीक है, तो सिलेंडर में क्या है, तो दो आपका ये फ्लैट सरफेस हो गया, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है, वायर है, ठीक है, और इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा। तो इस सरफेस के लिए अगर हम लोग बात करें तो ds भी ऐसा ही होगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो ये जो कर्व वाला सरफेस है ये अपने आप में गॉसियन सरफेस है, और ये जो है टॉप और बॉटम का, ये भी अपने आप में क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस होगा। तो ये जो सिलेंडर है वो 3 गॉसियन सरफेस से मिलकर क्या हो रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो ये कहना है किनका, गॉस थ्योरम का, यानी गॉस बाबा का, कि आप बहुत सारे गॉसियन सरफेस को मिला के जो है आप एक क्लोज सरफेस बना सकते हो। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस से रिलेटेड हम लोग आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबों को ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग गॉस थ्योरम के जो भी एप्लीकेशन हैं उन एप्लीकेशन को 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों को थैंक यू, टाटा बाय बाय।